एवरीवन, दिस इज़ द 9th लेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 9th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है फ्री कंसेंट। हमने इससे पहले के लेक्चर्स में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने प्रपोजल का टॉपिक कंप्लीट किया है, फिर हमने एक्सेप्टेंस का टॉपिक किया, एक्सेप्टेंस के बाद हमने कंसिडरेशन का टॉपिक कंप्लीट किया। फाइनली कंसिडरेशन का टॉपिक कंप्लीट करने के बाद कंसिडरेशन का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हमने एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए कि क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने 5 एसेंशियल्स देखे कि एक अग्रीमेंट को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 5 एसेंशियल्स चाहिए होते हैं। उसमें से सबसे पहला एसेंशियल जो था वो था कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। द पार्टीज शुड बी competent. The parties must be competent to enter into a contract, जिसमें हमने सेक्शन नंबर 11 देखा। उसमें दिया गया था कि competent पार्टी का मतलब क्या होता है। हम बोल रहे हैं competent होनी चाहिए पार्टी, तो क्या होता है competency अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो उसमें हमने 3 चीज़ें देखी। उसके बाद सेक्शन 12 हमने देखा जिसमें अनसाउंड माइंड को डिफाइन किया गया है। तो ये हमारा फर्स्ट एसेंशियल था, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। आज के लेक्चर में हम हमारा सेकंड एसेंशियल करेंगे। सेकंड एसेंशियल इज फ्री कंसेंट। द कंसेंट ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट और पार्टीज टू द अग्रीमेंट मस्ट बी फ्री। ऑलराइट, तो ये फ्री कंसेंट क्या होती है, क्यों बोला जाता है कि फ्री होनी चाहिए कंसेंट, क्यों, ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे, और कब कब कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी, ये हम देखेंगे। तो सेक्शन नंबर 13 से लेके 22 तक पूरा कंसेंट के बारे में है, कंसेंट एंड फ्री कंसेंट के बारे में। तो आज हमें वही करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ कंसेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एसेंशियल्स देखे थे। हमने देखे थे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये दिया गया था सेक्शन नंबर 10 के अंदर, और इसके अकॉर्डिंग टोटल 5 एसेंशियल्स होते हैं किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। सबसे पहले कॉम्पिटेंट पार्टीज, सेकंड फ्री कंसेंट, थर्ड लॉफुल कंसिडरेशन, फोर्थ लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड फिफ्थ नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड। जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड नहीं डिक्लेयर किया है वो। ठीक है, तो ये 5 एसेंशियल्स हैं। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सेक्शन नंबर 11 एंड 12 के अंदर। ओके, आज हम इस टॉपिक को टेक करने वाले हैं और इसके अंदर सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 22 तक हम करेंगे। आज के लेक्चर में हम सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17 ये सारे सेक्शंस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं और थोड़े लेंदी भी हैं और थोड़े टेक्निकल हैं। तो हमें इनको अच्छे से समझना पड़ेगा विथ इलास्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, तो आपको प्रॉपरली समझ आ जाएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये दोनों जो हैं ये सेक्शन नंबर 23 के अंदर दिए गए हैं एंड ये 26 से लेके 30 तक दिए गए हैं ऐसे अग्रीमेंट्स जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वॉइड डिक्लेयर किया गया है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्री कंसेंट। अब मैंने क्या बोला आपको कि एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो कंसेंट होनी चाहिए वो फ्री होनी चाहिए। सबसे पहले फ्री कंसेंट पे तो हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि कंसेंट क्या होती है, कि कंसेंट क्या होती है।
कंसेंट, कंसेंट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग एक लैटिन टर्म से, लैटिन मैक्सिम से डिफाइन किया गया है, विच इज कंसेंसस एड इडम। कंसेंसस एड इडम, इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? कंसेंसस एड इडम मीन्स same thing in the same sense, same thing in the same sense, agreeing to the same thing in the same sense। कब माना जाता है कि कंसेंसस एड इडम है? कंसेंसस एड इडम को हम मीटिंग ऑफ माइंड्स भी बोलते हैं। अब आपको अच्छे से समझना पड़ेगा यहां पे कि मीटिंग ऑफ माइंड्स क्या होता है। मीटिंग ऑफ माइंड्स का मतलब है कि जो दो पार्टीज हैं जो अग्रीमेंट कर रही हैं उनके माइंड्स मिलने चाहिए, मतलब दे शुड अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जो सब्जेक्ट मैटर है कॉन्ट्रैक्ट का वो दोनों उसी सेम सब्जेक्ट मैटर पे अग्री करने चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट में अग्री करने के लिए दोनों की इंटेंशन इन द सेम सेंस का क्या मतलब है? जो मैं सोच रही हूं वही सामने वाला पर्सन भी सोच रहा है जिसके साथ मैं कॉन्ट्रैक्ट करने वाली हूं। सो आप सेम चीज पे अग्री कर रहे हो, और सिर्फ सेम चीज पे अग्री करना सफिशिएंट नहीं है, आप सेम सेंस में अग्री कर रहे हो। सेम सेंस में अग्री करने का क्या मतलब होता है कि आपकी जो इंटेंशन है टूवर्ड्स एंटरिंग इनटू दैट कॉन्ट्रैक्ट, इट इज दी सेम। आप दोनों एक सेम डायरेक्शन में सोच रहे हो, एक सेम चीज को लेके, तब बोला जाता है कि देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। क्या बोला जाता है? देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। ऑलराइट, इसी को बोलते हैं कंसेंट। कंसेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हाँ ठीक है बस कंसेंट अपना अप्रूवल दे दिया। नो, आप अपना अप्रूवल, अपनी कंसेंट उसी चीज के लिए दोगे जिस चीज के लिए सामने वाला पर्सन आपकी कंसेंट मांग रहा है, और उसी तरीके से, उसी चीजों को ध्यान में रख के दोगे, उसी इंटेंशन से दोगे जो इंटेंशन सामने वाले पर्सन की है। सो कंसेंट वो होती है जब मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, जिसे हम कंसेंसस एड इडम बोलते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग इज अग्रीइंग टू द सेम थिंग इन द सेम सेंस। एग्जाम्पल बताती हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को एक प्रपोजल किया है, ऑल राइट, दैट आई वॉन्ट टू सेल, आई वॉन्ट टू परचेज योर कार, ओके, फॉर ₹1 लाख। बी ने बोला ठीक है, मैं अपनी कार 1 लाख में बेचने को रेडी हूं, बट बाय चांस बी के पास 2 कार्स हैं। बी के पास एक टाटा नैनो है और एक ऑल्टो है। ए जो है वो उसके दिमाग में था कि मैं बी की नैनो खरीदना चाहता हूं, बट बी को लगा कि ए ऑल्टो के बारे में बात कर रहा है, तो बी ने ऑल्टो को दिमाग में रखते हुए बोल दिया ओके, आई एम फाइन विद इट। तो यहां पे क्या ये कंसेंट एक वैलिड कंसेंट है? नो, it is not a valid consent. Why? Because यहाँ पे they are not agreeing on the same thing. They are not agreeing on the same thing. इसके according it's nano, but इसके according it's alto. तो they are not agreeing on the same thing, इसीलिए ये valid consent नहीं होगी। अब same thing तो मैंने आपको बता दिया। same sense की क्या मतलब होता है? ए ने बी को बोला आई वॉन्ट टू टेक योर कार, आई वॉन्ट टू टेक योर कार, और मैं
मंथली इंस्टॉलमेंट में दे सकता हूं 1000 रुपीज पर मंथ। ऑल राइट, ए का क्या इंटेंशन था कि मैं इसकी कार परचेज करना चाहता हूं, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वन टाइम पेमेंट करके परचेज कर सकूं, तो मैं मंथली 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मैं इसकी कार खरीद लेता हूं। बी ने जब ये ऑफर सुना तो बी ने सोचा, अच्छा ए जो है वो मेरी कार रेंट पे मांग रहा है, जिसका रेंट 1000 रुपीज पर मंथ बोल रहा है वो, तो क्या है, बी ने बोला ओके दैट्स फाइन, तो बी ने बोला ओके। अब यहां पे बी के पास एक ही कार है ऑल्टो, ए भी उसी के बारे में बात कर रहा है, बी भी उसी के बारे में बात कर रहा है, बट यहां पे सेम थिंग तो है, दे आर अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग। ऑल्टो लेना चाह रहा है, वो भी अपनी ऑल्टो देना चाह रहा है, बट क्या सेम सेंस में है? नो, देयर इज, इट इज नॉट इन द सेम सेंस। ए जो है वो खरीदने के पर्पस की बात कर रहा है और बी को लग रहा है कि वो रेंट पे लेना चाह रहा है मेरी कार कुछ महीनों के लिए। सो दे आर नॉट अग्रीइंग इन द सेम सेंस, तो इसीलिए ये भी वैलिड कंसेंट नहीं होगी। तो ये होता है कंसेंसस एड इडम व्हेन देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। व्हेन देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड्स, अ पर्सन अग्रीज टू द अदर पर्सन ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, जिसे हम बोलते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स। ऑल राइट, ये होती है कंसेंट। अब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि हमने आपको ये तो बता दिया कि कंसेंट क्या होती है, जिसकी डेफिनेशन सेक्शन 13 के अंदर भी दी गई है, वो भी अभी हम पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है ये जो आपकी कंसेंट है, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए ये जो आपकी कंसेंट है ये क्या होनी चाहिए? फ्री कंसेंट होनी चाहिए। सिर्फ कंसेंट होने से कोई मतलब नहीं है। अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस तो कंसेंट का मतलब है, सिर्फ कंसेंट होना काफी नहीं है, यहां पे फ्री कंसेंट चाहिए। फ्री कंसेंट का क्या मतलब है? दैट द कंसेंट इज फ्री, मतलब इट इज विलफुल, इट इज इंटेंशनल, इट इज वॉलंटरी। दैट मीन्स इट इज नॉट फोर्स्ड या फिर चीटेड या फिर मिसरिप्रेजेंटेटेड, ओके, एटसेट्रा। ये फ्री कंसेंट है, आपने अपनी मर्जी से दी है तो वो फ्री मानी जाएगी। लेकिन अगर आपने किसी के फोर्स, फ्रॉड एटसेट्रा के अंदर आके कंसेंट दी है तो वो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। और ये कहाँ लिखा है? ये सेक्शन 14 के अंदर लिखा है। तो एक बार सेक्शन 13 और 14 रीड कर लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। वील गो टू द नोट्स। ओके, सेक्शन 13, कंसेंट डिफाइंड। कंसेंट डिफाइंड, कंसेंट का क्या मीनिंग है? कंसेंट का मतलब है टू और मोर पर्सन्स are said to consent when they agree on the same thing in the same sense। दोनों चीजें, same thing and same sense, जब दोनों चीजें होती हैं तब माना जाता है कि ये कंसेंट है। एक भी मिसिंग है तो वो कंसेंट नहीं होगी। तो सेक्शन 13 बोलता है कंसेंट का मतलब है जब दो लोग, दो या दो से ज्यादा लोग अग्री करते हैं सेम चीज पे सेम सेंस में, तो उसे कंसेंट बोला जाता है, उसे कंसेंट बोला जाता है। सेक्शन 13 ने डिफाइन किया है कंसेंट को। इसमें बोला गया है कि बोथ द पार्टीज शुड अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दिस फ्रेज ओरिजिनली केम फ्रॉम द न्यूयॉर्क सिविल कोड। ये जो फ्रेज है सेम थिंग इन द सेम सेंस, ये न्यूयॉर्क सिविल कोड से लिया गया है। दिस वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय लॉर्ड हैनन इन द केस ऑफ रैफल्स वर्सेस विशेलार्स। तो रैफल्स वर्सेस विशेलार्स के अंदर सबसे पहले ये फ्रेज यूज किया गया था। The Indian definition of consent is given in section 13 is based upon this case law only। इस केस लॉ के अंदर जो फ्रेज यूज किया गया है सेम थिंग इन द सेम सेंस, यहीं से ली गई है हमारी सेक्शन 13 की इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कंसेंट की डेफिनेशन। तो ये हमने देखा कि ये होती है कंसेंट।
ओके, डेफिनेशन ऑफ कंसेंट रिक्वायर्स कंसेंसस ad idem, जैसे मैंने आपको बताया, जिसका मतलब होता है मीटिंग ऑफ माइंड. व्हेन देयर इज नो कंसेंट देयर कैन नॉट बी एनी कॉन्ट्रैक्ट. अगर कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. अगर कंसेंट है पर वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है. कंसेंट होनी भी चाहिए और साथ साथ में वो कंसेंट फ्री कंसेंट होनी चाहिए, तभी आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो, तभी आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हो. ऑल राइट. सेक्शन 14 पढ़ेंगे जो मैंने अभी आपको बताया है. सेक्शन 14 मैं आपको पहले एक बार बता देती हूं. सेक्शन नंबर 14 बोलता है कि एक कंसेंट कब फ्री नहीं मानी जाएगी, कब फ्री नहीं मानी जाएगी. सबसे पहला, अगर वो कंसेंट कोअर्जन के अंदर दी गई है. सेकंड, अगर वो कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर दी गई है तो वो फ्री नहीं मानी जाएगी. अगर वो कंसेंट फ्रॉड के अंदर दी गई है तो वो फ्री नहीं मानी जाएगी. अगर वो कंसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर दी गई है तो वो फ्री नहीं मानी जाएगी. और अगर वो कंसेंट मिस्टेक से दी गई है तो भी वो कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी. मतलब इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए, इनमें से एक भी चीज है तो वो कंसेंट फ्री नहीं रहेगी और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा वैलिड. ऑल राइट. कोअर्जन सेक्शन नंबर 15 में दिया गया है. अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन नंबर 16 में दिया गया है. फ्रॉड सेक्शन नंबर 17 में दिया गया है. मिस रिप्रेजेंटेशन सेक्शन नंबर 18 में दिया गया है. और मिस्टेक, अब मिस्टेक दो तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ लॉ भी दो तरीके का होता है, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ. मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी दो तरीके की होती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ वन पार्टी, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ बोथ पार्टीज. ऑल राइट. ये जो है ये सेक्शन 20 में दिया गया है. मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में सेक्शन 21 में दिया गया है. मिस्टेक ऑफ वन पार्टी यूनिलैटरल मिस्टेक सेक्शन 22 के अंदर दिया गया है. तो ये है अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन सारा जो हम करने वाले हैं फ्री कंसेंट के अंदर उसका बाइफर्केशन. और यही चीज सेक्शन 14 के अंदर भी बोली गई है. सेक्शन 14 के अंदर लिस्ट दी गई है उन चीजों की, इन सब की, कि इन सिचुएशंस में कंसेंट आपकी फ्री नहीं रहेगी. ऑल राइट. सेक्शन 14 बोलता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री when it is not caused by, when it is not caused by coercion as defined in section 15, undue influence section 16, fraud section 17, misrepresentation section 18, mistake 20, 21, 22 जो मैंने आपको बताया. फिर ऑल राइट. तो ये है सेक्शन नंबर 14 के अंदर ये चीजें दी गई हैं 5, जिसके अकॉर्डिंग कंसेंट फ्री नहीं होगी अगर इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट हुआ उस कंसेंट के अंदर. ठीक है. इसके बाद ये लिखते हैं कंसेंट इज सेड टू बी सो कॉज्ड व्हेन इट वुड नॉट हैव बीन गिवन बट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ सच कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. ये कंसेंट ऐसी कंसेंट होनी चाहिए कि अगर ये फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस्टेक नहीं होता तो कभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट नहीं देते. अगर ये एक ऐसी कंसेंट है कि वैसे भी आप कंसेंट देने ही वाले थे, आपके ऊपर फ्रॉड हुआ तो भी आपने कंसेंट दे दी, तो वो फ्री कंसेंट ही मानी जाएगी. तब वो सेक्शन 14 के किसी भी चीज में नहीं पड़ेगी. बट वो फ्री कंसेंट कब नहीं मानी जाएगी कि अदरवाइज आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कभी अपनी कंसेंट नहीं देते. बट क्योंकि आपके साथ कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक किया गया है, इस रीजन की वजह से आपने
कंसेंट दी है, वरना अदरवाइज आप उस चीज के लिए कभी कंसेंट नहीं देते। ठीक है, तो ये बात बोली गई है सेक्शन नंबर 14 के अंदर। तो हमने सेक्शन 13 देखा, हमने सेक्शन 14 देखा। सेक्शन 14 में कुछ नोट्स में मैंने दिया है आपको, एक बार उसको रीड कर लेते हैं। ओके, कॉज्ड द कंसेंट, वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। Even if there is coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, but it will not, if it does not appear that it was instrumental in making the promisor to do the act in question, the existing coercion etc. will be of no avail. आपने अगर उस coercion etc. की वजह से कंसेंट नहीं दी है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, फिर वो फ्री ही मानी जाएगी, जो वैसे भी आप कंसेंट दे ही रहे थे। इट इज़ नॉट लाइक कि आपने वॉलंटरली नहीं दी है, आपको किसी ने फ्रॉड किया है तभी आपने दी है, आप वैसे भी कंसेंट दे रहे थे, आपने ऐसे भी कंसेंट दे दी। ऑलराइट, कॉज इज नॉट अ टर्म ऑफ आर्ट बट अ टर्म ऑफ साइंस। नथिंग कैन बी सेड टू बी द कॉज ऑफ पर्टिकुलर इफेक्ट अनलेस इट इज द प्रोक्सिमेट एंड इमीडिएट कॉज ऑफ दैट इफेक्ट। ये जो फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा है, वो आपके कंसेंट का इमीडिएट प्रोक्सिमेट कॉज होना चाहिए, दूर का कॉज नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सेक्शन नंबर 13 हमने देखा, जिसमें हमने देखा कंसेंसस एड इडम, मीटिंग ऑफ माइंड्स के बारे में, कि कंसेंट क्या होती है। अब कंसेंट हमें पता लग गया क्या होती है, तो उसके बाद हम सेक्शन नंबर 14 पे आए। सेक्शन नंबर 14 में हमने देखा कि कंसेंट कैसी होनी चाहिए, कंसेंट फ्री होनी चाहिए। कंसेंट फ्री कब नहीं मानी जाएगी, जब आप इनमें से किसी एक में फॉल करते हो, और वो कंसेंट, कॉज्ड द कंसेंट का क्या मतलब है वो भी हमने देख लिया। ऑलराइट, तो अब हम चलेंगे सेक्शन नंबर 15 पे। हमारा पहला फ्री कंसेंट का हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है कोअर्शन, सेक्शन नंबर 15। कोअर्शन क्या बोलता है? जब आप किसी को थ्रेटन करते हो, किस चीज के लिए डरा रहे हो? टू कमिट एनी ऑफेंस, या फिर आप एक्चुअली में ऑफेंस कमिट कर रहे हो, या फिर आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो कि आप उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन कर लोगे, या फिर आप एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी को डिटेन करते हो। और ये सब आप क्यों कर रहे हो? ये सब आप कर रहे हो सो दैट टू मेक द पर्सन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इसे बोला जाता है कोअर्शन। जब आप किसी को डरा के, धमका के, किसी तरीके की थ्रेटनिंग देके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाते हो, तो उसे बोला जाता है कोअर्शन। और इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ऐसे केस में कंसेंट फ्री नहीं होगी। जब आपने किसी ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर उसकी कंसेंट ली है जब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो मना कर सके, आपने उसको गन पॉइंट पे रखा है और गन पॉइंट पे रख के आपने उसकी कंसेंट ली है, क्या उसके पास कोई और ऑप्शन है? नहीं, ही हैज टू गिव द कंसेंट। तो क्या ये फ्री कंसेंट, वॉलंटरी कंसेंट हुई? नहीं, दिस इज अ कंसेंट गिवन आउट ऑफ थ्रेट ऑफ डेथ। उसको अपनी जान का खतरा था, इसीलिए उसने कंसेंट दिया, अदरवाइज वो कभी कंसेंट नहीं देता। सो ये होता है कोअर्शन। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। ए ने बी को बोला कि तुम अपनी प्रॉपर्टी, जो तुम्हारा 10 एकड़ का लैंड है, वो तुम मुझे ट्रांसफर कर दो। ऑलराइट, अगर तुम मुझे ये ट्रांसफर नहीं करोगे, और वो भी 10 एकड़ का लैंड सिर्फ 5,000 रुपए में, अगर तुम मुझे ये ट्रांसफर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पे
कब्जा कर लूंगा, डिटेन कर लूंगा, ऑल राइट, या फिर तुम्हारी प्रॉपर्टी पे फायर, जला दूंगा उसको। दिस इज व्हाट, किसी की प्रॉपर्टी को जलाना, इट इज मिसचीफ अंडर सेक्शन 415, oh sorry, this is 425, under section 425 of IPC, ऑल राइट। अगर वो मिसचीफ नहीं भी कर रहा है, अगर वो डिटेन कर रहा है, तो यहाँ पे तो हमने अनलॉफुल डिटेनिंग भी लिखा है ना, थ्रेटन टू डिटेन, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लूंगा। अगर ऐसा बोला जाता है तो क्या माना जाएगा? और ये इस डर में आके अगर बी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने की कंसेंट ओके कर देता है कि चलो ठीक है ओके, डर के, तो क्या ये कंसेंट एक फ्री कंसेंट है, वॉलंटरी है, आउट ऑफ हिज ओन विल है? नो, it is due to the threat given by A to B that B has given his consent, otherwise B कभी भी, क्या B पागल है जो अपना 10 एकड़ का लैंड 5,000 रुपए में बेचेगा? अदरवाइज B कभी नहीं देता अपनी कंसेंट, बट बिकॉज ऑफ दिस थ्रेटनिंग B has given his consent, तो माना जाएगा कि B की कंसेंट फ्री नहीं है एंड देयर इज coercion in this case, there is coercion in this case। तो ये होता है coercion, ये होता है coercion, ऑल राइट, ओके। coercion समझाया मैंने आपको, अब एक बार रीड कर लेते हैं सेक्शन 15 का क्या कहना है coercion के बारे में, इलस्ट्रेशन है हम वो भी देखेंगे। coercion is committing or threatening to commit any act which is forbidden by IPC which is punishable। आईपीसी के अंदर जो चीज फॉरबिडन है, या तो आप वो चीज एक्चुअली कर रहे हो या उसे करने की धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो, तो वो कोअर्शन होगा। अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी, या तो आप किसी की प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन कर रहे हो, कब्जा कर रहे हो, या फिर उसे डरा रहे हो कि मैं आपकी प्रॉपर्टी अनलॉफुली डिटेन कर लूंगा या कर लूंगी, तो वो भी क्या होता है? कोअर्शन होता है। और ये कोअर्शन कब होंगे? जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो, किस रीजन से, किस मोटिव से, कि इस डर की वजह से सामने वाला पर्सन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले। प्रेजुडिस टू एनी पर्सन व्हाटएवर with the intention of causing that person to enter into an agreement, ताकि वो आपके साथ अग्रीमेंट कर ले, अपनी कंसेंट दे दे, ऑल राइट। तो ये होता है कोअर्शन, ये होता है कोअर्शन जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। एक्सप्लेनेशन क्या है? इट इज इममटीरियल कि आईपीसी इज और इज नॉट इन फोर्स इन द प्लेस जहाँ पे कोअर्शन हुआ है। जरूरी नहीं है कि वहाँ पे आईपीसी ही एनफोर्स्ड हो, कोई भी और दूसरा पीनल लॉ हो सकता है, उसके अंडर कोई भी ये एक्ट करने के लिए थ्रेटन कर रहा है, अनलॉफुल डिटेन करने के लिए थ्रेटन कर रहा है, तो वो भी कोअर्शन होगा, वो भी कोअर्शन होगा। यहाँ पे हम आईपीसी से कंसर्न नहीं है, यहाँ पे हम कंसर्न है थ्रेट से। जो थ्रेट दिया जा रहा है उससे कंसेंट लेने के लिए वो कोअर्शन है, ऑल राइट। इलस्ट्रेशन देखेंगे इसका। ए ऑन बोर्ड an English ship on the high seas causes B to enter into an agreement by an act amounting to criminal intimidation under IPC. A afterwards sues B for breach of contract at Calcutta. A ने B को क्रिमिनल इंटिमिडेशन करके सेक्शन 506 के अंदर पनिशमेंट दी गई है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की। क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब किसी को डराना, किसी को धमकाना, ऑल राइट। तो इस ऐसा करके ए ने बी से एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट किया, अग्रीमेंट किया है, बाद में वो उसको उस अग्रीमेंट के लिए स्यू करता है। ए हैज एम्प्लॉयड कोअर्जन ऑल्दो हिज एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस बाय द लॉ ऑफ इंग्लैंड, ऑल्दो Section 506 was not in force at the time when the
व्हेन और एट द प्लेस वेयर दिस एक्ट वाज डन, क्योंकि ये एक्ट हाई सीज में हुआ है. कहाँ हुआ है? हाई सीज में हुआ है, तो इसीलिए वहाँ पे इंडियन लॉ तो अप्लाई होगा नहीं. ऑलराइट, क्योंकि वो कहाँ था? हाई सी में. ऑलराइट, इंग्लिश शिप में था. एक तो हाई सी में था और वो शिप भी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं थी, इंग्लिश शिप थी. वैसे वहां पे लगेगा नहीं हमारा लॉ, वहां पे उनका लॉ लगेगा और उनके लॉ में इट इज नॉट एन ऑफेंस. बट अगर कॉन्सेप्ट व्यू से देखें हम, कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पे कोअर्शन है. उसने उसे क्रिमिनली इंटिमिडेट करके उससे उसके साथ अग्रीमेंट किया है, तो ये होगा कोअर्शन. अगर आप ए है वो बी को बोलता है कि ये प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कर दो, अदरवाइज आई विल किडनैप योर सन, मैं तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लूंगा, इसके डर से बी साइंस, और दोनों के बीच में एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का अग्रीमेंट हो जाता है. क्या ये एक वैलिड कंसेंट है? नो. अब आप बोलोगे मैम इसने, ए ने बी को थोड़ी कुछ बोला है, बी के सन को किडनैप करने के लिए बोला है ना. यहाँ पे अगर वो बी को थ्रेटन कर रहा होता, बी को किडनैप कर रहा होता, बी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहा होता या थ्रेटन कर रहा होता डिटेन करने के लिए, तब हम कोअर्जन लगाते. नो, यहाँ पे क्या चीज लिखी है? टू दी प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन. प्रेजुडिस मतलब अफेक्टिंग एनी पर्सन. ये थ्रेट, डिटेंशन, ऑफेंस, ये किसी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप जिसको थ्रेटन कर रहे हो उसी को अफेक्ट कर रहा हो, उससे रिलेटेड किसी को भी अगर अफेक्ट कर रहा है और उस डर की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट दे रहा है, तो वो वैलिड कंसेंट नहीं होगी, वो फ्री कंसेंट नहीं होगी. यहाँ पे अपने बेटे के किडनैप के डर से वो कंसेंट दे रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट, इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट. ऑलराइट, तो ये है सेक्शन 15 जिसमें कोअर्जन दिया गया है. कोअर्जन क्या होता है? कोअर्जन होता है जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को या तो कोई ऑफेंस करने के लिए थ्रेटन करता है या एक्चुअली कमिट करता है, किसी को थ्रेटन करता है अनलॉफुली उसकी प्रॉपर्टी डिटेन करने के लिए, या फिर एक्चुअली उसकी प्रॉपर्टी को अनलॉफुली डिटेन करता है, टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को अफेक्ट करते हुए, एंड विद द इंटेंशन कि जिसे आप थ्रेटन कर रहे हो आप चाहते हो कि वो आपके साथ अग्रीमेंट करे, वो आपको कंसेंट दे दे. तो इस डर में जो वो कंसेंट देगा वो कंसेंट उसकी फ्री कंसेंट नहीं होगी, इट विल बी अफेक्टेड बाय कोअर्शन अंडर सेक्शन 15 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ऑलराइट, ये है कोअर्शन. मैंने आपको एग्जाम्पल्स पर इसके बता दिए हैं और मैंने आपको इसमें इलस्ट्रेशन भी समझा दिया. सो दिस इज कोअर्शन. एक बार रीड कर लेंगे हम. ओके, कोअर्शन इंडियन लॉ में तो हम इसको कोअर्शन बोलते हैं. इंग्लिश लॉ के अंदर इसे क्या बोला जाता है? इंग्लिश लॉ के अंदर इसे बोला जाता है ड्यूरेस. ड्यूरेस का मतलब होता है थ्रेट. ड्यूरेस का क्या मतलब होता है? ड्यूरेस का मतलब होता है थ्रेट. तो इंग्लिश लॉ के अंदर इंडियन लॉ में it includes unlawful detention which may be committed by any person not necessarily a party to the contract and may be directed against any person even a stranger. मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं है कि जो पार्टीज है उनमें से ही कोई डरा रहा है या उन्हीं में से किसी को डराया जा रहा है. एक स्ट्रेंजर भी वो थ्रेट दे सकता है या एक स्ट्रेंजर को भी वो थ्रेट दिया जा सकता है. ऑलराइट, जैसे अभी बताया किडनैप कर लूंगा तुम्हारे सन को, क्या वो सन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं, बट स्टिल इट वाज कोअर्शन. ऑलराइट, एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी. यहाँ पे लिखा है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी. अब इसका क्या मतलब है? एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी, इसका मतलब है specifically covers those sections which are forbidden by IPC. जो IPC ने forbid किए हैं specifically उन्हें cover करता है. Section has a narrow approach. इस section की एक narrow approach है with respect to this.
Law Commission has suggested that this section should include any act which is punishable by any law. क्योंकि यहाँ पे इंडियन पीनल कोड मेंशन किया है तो इसका स्कोप थोड़ा सा नैरो हो चुका है. अगर यहाँ पे एनी एक्ट एनी लॉ लिखा होता कि कोई और एक्ट के अंदर भी अगर कोई ऑफेंस है तो वो कमिट करने के लिए भी अगर थ्रेटन कर रहे हैं तो वो भी कोअर्जन होता अगर, तो उसका स्कोप थोड़ा सा वाइड हो जाता. ऑल राइट, इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट थ्रेट टू स्ट्राइक इज नॉट कोअर्जन अंडर सेक्शन 15. थ्रेट टू स्ट्राइक, अगर ए है जो एक एम्प्लॉय है, ये बी को जो कि एम्प्लॉयर है उसे बोलता है कि आप इस पे साइन करो, इसमें लिखा है कि आप मेरी सैलरी बढ़ाना चाहते हो. बी बोलता है मैं क्यों करूं, मुझे बढ़ानी नहीं है आपकी सैलरी. ए बोलता है ठीक है आप मत करो, मैं स्ट्राइक पे चला जाऊंगा और अपने साथ साथ और भी लोगों को स्ट्राइक पे ले जाऊंगा. सो इस डर से अगर बी साइन करता है तो क्या ये कोअर्जन होगा? नहीं, ये कोअर्जन नहीं होगा, ये फ्री कंसेंट मानी जाएगी. क्योंकि स्ट्राइक पे जाना इज नॉट एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी. आईपीसी के अंदर स्ट्राइक कोई ऑफेंस नहीं है, या स्ट्राइक करने के लिए थ्रेटन करना कोई ऑफेंस नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कोअर्जन नहीं होगा. ऐसे ही अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, ए ने बी को बोला कि यू हैव टू एक्सेप्ट माई प्रपोजल, जो भी उसने उसको ऑफर दिया है, अदरवाइज अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मैं सुसाइड कमिट करूंगा, तो मैं सुसाइड कमिट कर लूंगा. डर के मारे बी जो है वो अपनी कंसेंट दे देता है. क्या ये एक वैलिड कंसेंट है? हाँ, ये एक वैलिड कंसेंट है. इट इज नॉट कोअर्जन. क्यों? क्योंकि सुसाइड इज नॉट एन ऑफेंस अंडर आईपीसी. सुसाइड करना ऑफेंस नहीं है. अटेम्प्ट टू सुसाइड ऑफेंस है, अबेटमेंट टू सुसाइड ऑफेंस है, बट सुसाइड करना एक ऑफेंस नहीं है. तो इसीलिए ये कोअर्जन नहीं हो सकता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने आईपीसी लिख दिया है. अब ये लिमिट हो गया है, जो जो एक्ट्स आईपीसी के अंदर पनिशेबल ऑफेंसेस डिक्लेयर्ड है सिर्फ वही इसमें कवर होंगे. ऑल राइट, तो ये था कोअर्जन का टॉपिक और सबसे पहला इंसिडेंट जहाँ पे हमारी कंसेंट फ्री नहीं होगी. इट विल नॉट बी अ फ्री कंसेंट एंड इट विल नॉट फुलफिल द एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 बोलते हैं कि कंसेंट आपकी फ्री होनी चाहिए, बट कोअर्जन में कंसेंट फ्री नहीं होती है. ऑल राइट, तो ये था सेक्शन नंबर 15 जिसमें हमने पढ़ा कोअर्जन. अब कोअर्जन कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे. हम नेक्स्ट एक्ट पे जाएंगे कि अब कौन सा एक और ऐसी चीज़ है जिसके अकॉर्डिंग कंसेंट फ्री नहीं होती है. तो वो है सेक्शन नंबर 16 जिसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात की गई है. सो हमने अभी कोअर्जन कंप्लीट किया है. हमने देखा कोअर्जन तो हमने देख लिया है. अब हम आएंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस पे जो सेक्शन 16 के अंदर दिया गया है. तो अब हमें पढ़ना है अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन नंबर 16. अनड्यू इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है किसी को अफेक्ट करना, किसी को प्रभावित करना. इन्फ्लुएंस. ऑल राइट, अनड्यू का मतलब होता है अनजस्टिफाइड या अनरीजनेबल या अनरीजनेबल. अब क्या होता है ये अनड्यू इन्फ्लुएंस? सिंपल टर्म्स में पहले मैं आपको समझाती हूं. अनड्यू इन्फ्लुएंस एक ऐसा इन्फ्लुएंस है जो एक पर्सन हु इज इन अथॉरिटी
ओवर द अदर, या फिर हु इज इन अ डोमिनेंट पोजिशन ओवर द अदर पर्सन एंड he uses his such dominant position to obtain unfair advantage over the other person. दैट मीन्स एक पर्सन जो किसी ऐसी पोजीशन में है जो दूसरे पर्सन के सामने डोमिनेटिंग पोजीशन है, ऑल राइट, कि वो उसको डोमिनेट कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं सप्रेस कर सकता है, दबा सकता है उसको अपने नीचे। तो एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को लेके डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेटिंग पोजीशन में होता है और साथ ही साथ वो अपनी उस पोजीशन को इस्तेमाल करता है उस पर्सन के ऊपर, जिस पर्सन पे वो डोमिनेट कर सकता है, उस पर्सन से अनड्यू एडवांटेज लेता है अपनी पोजीशन को यूज करके। और ये एडवांटेज क्या है? उसकी कंसेंट लेना। जब आपने किसी अग्रीमेंट के अंदर सामने वाले पर्सन की कंसेंट अपनी पोजीशन को यूज करते हुए ली है, सपोज आप किसी ऐसी पोजीशन पे हो कि आपको पता है कि आप उसको डोमिनेट कर सकते हो और उसे डोमिनेट करके अपनी पोजीशन को यूज करके आप उसकी कंसेंट ऑब्टेन कर रहे हो, आप एक अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हो अपनी पोजीशन का, तब बोला जाएगा कि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है। आपने क्या किया है? अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है। तो ये होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये क्या होता है? अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये तो है नॉर्मल से टर्म्स में, एक बार मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर आपके बॉस जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉई, उनके अंडर में जो काम कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कि तुम इस पे साइन करो जिसमें लिखा है कि इस साल कंपनी को जितना भी लॉस हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है। तो वो कहता है सर मैं इस पे साइन नहीं कर सकता बिकॉज ये गलत है, मैंने मेरी वजह से नहीं हुआ है। तो एम्प्लॉयर बोलता है, एम्प्लॉयर मन में सोचता है इससे साइन तो मैं करवा के रहूंगा, क्यों? क्योंकि मैं इसका बॉस हूं, मैं चाहे तो इसको जॉब से निकाल सकता हूं। तो ये इसको सीधे सीधे बोलता है आप साइन करो वरना मैं आपको, अदरवाइज आई विल फायर यू, मैं आपको जॉब से निकाल दूंगा। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के अंदर डोमिनेटिंग पोजीशन पे कौन है? ऑब्वियसली एम्प्लॉयर। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉई इसके अंडर में काम करता है। तो एम्प्लॉयर डोमिनेटिंग हुआ। अब एम्प्लॉयर अपनी इसी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए एम्प्लॉई से अगर इस चीज की कंसेंट ले लेता है तो बोला जाएगा कि एम्प्लॉयर ने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है। दिस कंसेंट हैज बीन कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ऐसे कई सारे रिलेशंस होते हैं जिसमें कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन पर डोमिनेटिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही एम्प्लॉयर एम्प्लॉई, जैसे मास्टर एंड सर्वेंट, जैसे अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, लॉयर और उसका क्लाइंट, ऑल राइट, पुलिस ऑफिसर एंड अक्यूज्ड, एटसेट्रा। तो ये आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से, इवन फादर एंड सन, फादर हमेशा अपने सन के डोमिनेटिंग पोजीशन में रहते हैं, ऑल राइट। तो एटसेट्रा मैंने लिखा है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही है, एटसेट्रा लिखा है। तो ये आपको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से देख के एनालाइज करना पड़ेगा कि क्या ये सिचुएशन वैसी सिचुएशन है जहां पे कोई एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी को डोमिनेट कर रही है, उसकी विल को डोमिनेट कर रही है। विल को डोमिनेट करने का मतलब है उसकी मर्जी को डोमिनेट किया जा रहा है,
वो जो कंसेंट दे रहा है वो अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि आप उस पर डोमिनेटिंग हो, तो इसीलिए वो आपकी बात मान रहा है, अदरवाइज कभी नहीं मानता। तो जब भी कभी कोई एक पर्सन ऐसी पोजीशन में है जो किसी दूसरे पर्सन की विल को डोमिनेट कर सकता है और अपनी इस पोजीशन का फायदा उठाता है, अनड्यू एडवांटेज उठाता है और सामने वाली पर्सन की कंसेंट ऑब्टेन करता है, तो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं होती है। व्हाई? बिकॉज अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है उसके अंदर। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब आप अनरीजनेबली, अनजस्टली किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, अपना इन्फ्लुएंस किसी के ऊपर डाल रहे हो और उस इन्फ्लुएंस की वजह से आप उस पर्सन को कंसेंट देने के लिए फोर्स कर रहे हो इनडायरेक्टली। तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस, वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब सेक्शन 16 क्या बोलता है, एक बार हम देखते हैं। सेक्शन 16 undue influence defined. Okay, a contract is said to be induced by undue influence where the relations subsisting between the parties are such that the parties is in a position, one of the parties, दोनों में से कोई एक ऐसी पोजीशन पे है जो दूसरे की विल को डोमिनेट कर सकता है एंड यूज कर रहा है अपनी उस पोजीशन को टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। आप अपनी पोजीशन को यूज करके दूसरे से एक अनड्यू एडवांटेज, एक गलत फायदा उठाना चाहते हो, तो तब बोला जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस हैज बीन एक्सरसाइज्ड। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? सबसेक्शन 2 बोलता है कि द पर्सन इज डीम्ड टू बी इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। अब कब माना जाएगा? अब ये जो सबसेक्शन 2 है, ये जो सबसेक्शन 2 है, उसमें बोला गया है कि डोमिनेट द विल ऑफ अदर का क्या मतलब है? इसके 2 मतलब होते हैं। ऑल राइट, इसके 2 मतलब होते हैं। पहला मतलब, जब आप कोई रियल या एपरेंट अथॉरिटी होल्ड कर रहे हो या फिर आप फिड्यूशरी रिलेशन में हो। एपरेंट और रियल अथॉरिटी, या फिर you are in a fiduciary relation to the other person. You are in a fiduciary relation with the other person. अब इसमें क्या होता है? इसमें एपरेंट और रियल अथॉरिटी का क्या मतलब है? रियल अथॉरिटी मतलब जो आपके पास रियलिटी में अथॉरिटी है। एपरेंट मतलब आपके रिलेशन, जिस तरीके का रिलेशन आपका है उसमें बहुत ही क्लियरली ये चीज़ विजिबल है कि आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो। जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर एक रियल अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है और दोनों का रिलेशन जो है उसमें साफ ये चीज़ एपरेंट है ऑन द फेस ऑफ इट कि एम्प्लॉयर हैज़ द डोमिनेटिंग पोजीशन इन दिस। ओके, या फिर आपकी कोई फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। फिड्यूशरी का मतलब होता है अ रिलेशनशिप विच इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पे बेस्ड अगर कोई रिलेशनशिप है उसे बोला जाता है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। जैसे इंश्योरेंस, जब आप इंश्योरेंस करवाते हो तो क्या होता है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, फिड्यूशरी रिलेशनशिप। ओके, तो ये होती है फिड्यूशरी रिलेशनशिप। जब आप किसी पर्सन के साथ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस में हो, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लॉयर है और उसका एक क्लाइंट है, तो एक क्लाइंट अपने लॉयर को जो भी चीज़ें बताता है, लॉयर की ड्यूटी है कि वो उन चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखे अगर क्लाइंट ने बोला है। तो यहाँ पे क्योंकि क्लाइंट ने लॉयर को ऐसी इंफॉर्मेशन दी है जो एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन क्योंकि लॉयर के पास है, तो इससे लॉयर और क्लाइंट के बीच में एक
कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बन गया है जिसे हम बोलते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप। क्लाइंट ने अपने लॉयर पे ट्रस्ट करके उस पे कॉन्फिडेंस दिखा के अपनी इंफॉर्मेशन उसको दी है। दैट मीन्स दोनों के बीच में फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। अब इस फिड्यूशरी रिलेशनशिप में कौन डोमिनेटिंग पोजीशन पे है? ऑब्वियसली जिसके पास पावर है। क्या पावर है? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को रिवील करने की, दैट इज द लॉयर। अब अगर लॉयर अपने क्लाइंट को बोलता है कि तुमने जो मुझे इंफॉर्मेशन दी है मैं किसी को जाके रिवील कर दूंगा अगर तुम इस पे साइन नहीं करते हो तो, और इस इन्फ्लुएंस के अंदर अगर क्लाइंट साइन करता है तो क्या ये एक फ्री कंसेंट है? नहीं। अंडर सबसेक्शन 1 का फर्स्ट पार्ट ये एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप है। दैट मीन्स लॉयर डोमिनेटिंग पोजीशन पे था और उसने इस चीज का फायदा उठाया और एक अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन किया है ओवर द क्लाइंट। ओके, अब हम देखते हैं कि और किस तरीके से डोमिनेटिंग पोजीशन होती है। Okay, where he makes the contract with a person whose mental capacity is temporarily, permanently affected by age, illness, mental or bodily distress. अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ अग्रीमेंट कर रहे हो जो मेंटली इनकेपेबल है बाय रीजन ऑफ एज, इलनेस एटसेट्रा। एज के वजह से किसी को मेमोरी की प्रॉब्लम है और आपको पता है कि अगर एक पर्सन 100 इयर्स का है उसको मेमोरी की प्रॉब्लम है कि वो चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाता है। उसको प्रॉब्लम है कि वो चीज़ें भूल जाते हैं। जो एजेड लोग होते हैं उन्हें याद नहीं रहता है। ओके, तो इस रीज़न की वजह से, इस रीज़न का फ़ायदा उठाते हुए आप उससे कोई पेपर साइन करवा लेते हो तो वो क्या हुआ? वो क्या वैलिड कंसेंट हुई? नहीं, वो फ्री कंसेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो पर्सन मेंटली इनकेपेबल था इन अ वे कि उसको मेमोरी की प्रॉब्लम थी बिकॉज ऑफ हिज एज, और आपने उस बात का फ़ायदा उठाया और एक अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन किया है। तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। दिस इज़ अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, तो इन दो सिचुएशंस में बोला जाता है कि डोमिनेटिंग पोजीशन बोली जाती है। अगर इन दो सिचुएशंस के अंदर आप आते हो तो आप डोमिनेटिंग पोजीशन पे माने जाओगे। आप डोमिनेटिंग पोजीशन पे माने जाओगे। इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट इसके क्लॉज पे। इसका नेक्स्ट क्लॉज जो कि है वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अनदर, कि जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की विल को डोमिनेट करने की पोजीशन में है, enters into a contract with him and the transaction appears on the face of it or on the evidence adduced to be unconsignable। जब कोई एक पर्सन अकॉर्डिंग टू these two conditions वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और वो दूसरे ये पोजीशन होल्ड करते हुए किसी दूसरे पोजीशन के साथ पर्सन के साथ कोई अग्रीमेंट करता है, कोई ट्रांजैक्शन करता है और वो ट्रांजैक्शन देख के ही पता लग रहा है कि ये अनकंसाइनेबल है, अगेंस्ट द कंसाइंस। मतलब कि अगर वो पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं होता और दूसरे पर्सन को डोमिनेट नहीं कर रहा होता तो कोई भी स्टूपिड इंसान ये कॉन्ट्रैक्ट, ये ट्रांजैक्शन करता ही नहीं। इट इज सो अनफीजिबल, नॉन फीजिबल। ओके, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच कॉन्ट्रैक्ट the burden of proving that such contract was not induced by such influence shall lie on the person जो कि dominating position पे है। अब इसका क्या मतलब है? इसमें बोला गया है कि अगर कोई पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और डोमिनेट जिसे कर रहा है उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है, ट्रांजैक्शन का मतलब है अग्रीमेंट, वो ट्रांजैक्शन ऑन द फेस क्या है? अनकंसाइनेबल है।
ओके तो यहां पे क्या माना जाएगा, क्योंकि वो ऑन द फेस अनकंसाइनेबल है तो ये माना जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था उसमें। ठीक है, अब अगर एक पर्सन को ये प्रूव करना है कि नहीं कंसेंट फ्री थी, इस केस में अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, तो ये प्रूव करने का बर्डन किसके ऊपर है, जो डोमिनेटिंग पोजीशन में था। उस डोमिनेटिंग पर्सन के ऊपर बर्डन है, उसे प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं मेरी कोई ऐसी पोजीशन नहीं थी, एंड इवन इफ अगर मेरी ऐसी कोई पोजीशन थी भी तो मैंने अपनी पोजीशन का अनड्यू एडवांटेज नहीं उठाया है। तो फिर सारा का सारा बर्डन जो है वो इसके ऊपर आएगा, सारा का सारा जो बर्डन है वो इसी के ऊपर आएगा। ये है हमारा क्लॉज 3। ओके, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ए जो कि एम्प्लॉयर है, बी जो कि एम्प्लॉई है, बट इसके पास एक बहुत अच्छी कार है। अब ए एम्प्लॉयर है, बी को बोलता है कि ये अपनी कार जो है, अब इस कार की वैल्यू है 25 लाख। ठीक है, ए बोलता है कि बी ये जो तुम्हारी कार है ये तुम मुझे सेल कर दो सिर्फ 50 रुपीज में, 50 रुपए में। 25 लाख की गाड़ी 50 रुपए में सेल कर दो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा, निकाल दूंगा जॉब से। इस डर में बी बोलता है ठीक है 50 रुपए में लो मेरी कार। अब कोई भी एक रीजनेबल इंसान अगर ये ट्रांजैक्शन को देखेगा, कौन सा ट्रांजैक्शन, कि 25 लाख की गाड़ी 50 रुपए में बेची जा रही है, तो एक रीजनेबल रैशनल इंसान क्या सोचेगा, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या कोई भी ऐसा कर सकता है? नो, दैट मीन्स दिस ट्रांजैक्शन इज अनकंसाइनेबल, इट इज अगेंस्ट द कंसाइंस। रैशनल रीजनेबल कंसाइंस वाला दिमाग वाला इंसान कभी भी ये ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। ऑल राइट, सो अब यहां पे ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था, और अगर ये प्रूव करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, ये तो फ्री कंसेंट है, तो ये बर्डन किसके ऊपर है, किसे प्रूफ देने पड़ेंगे, एम्प्लॉयर जो है इसके ऊपर बर्डन है टू प्रूव कि नहीं नहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, उसने अपनी मर्जी से 25 लाख की गाड़ी मुझे 50 रुपए में बेची है। ऑल राइट, तो ये है सबसेक्शन 3 में जो दिया गया है, मैंने आपको एग्जैक्टली वो बताया है। ओके, अब एक बार हम पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशंस इसके, क्योंकि इलस्ट्रेशंस के बाद ही आपको समझ आएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है। मैं आपको इलस्ट्रेशन समझाती हूँ, इलस्ट्रेशंस के बाद आपके लिए बहुत ईजी होगा समझना। तो हम इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर ए हैविंग एडवांस्ड मनी टू हिज सन। ए कौन है, ए है फादर, उसने अपने बेटे को पैसे दिए हैं, फादर बेटे को पैसे दे रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। बी ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी अपॉन बीज कमिंग ऑफ द एज। अब इसने ये जो पैसे दिए थे वो तब दिए थे अपने बेटे को जब उसका बेटा एक माइनर था, 18 साल से कम की एज का था। अब बी जब 18 साल से ऊपर की एज में आ गया, मेजर हो गया है, तो वो क्या बोलता है, ऑब्टेन्स बाय मिसयूज ऑफ पेरेंटल इन्फ्लुएंस अ बॉन्ड फ्रॉम बी। अब ए जो है वो बी से एक बॉन्ड साइन कराता है, कब, जब बी 18 साल का हो गया। उससे पहले तक तो उसने उससे कुछ करा नहीं सकते थे, तो उसने क्या किया, उसको पैसे दे दिए थे। जैसे ही बी 18 साल का हुआ, ए ने अपनी पोजीशन को यूज, अब एक फादर और सन में कौन डोमिनेटिंग पोजीशन पे होता है, फादर। ए ने अपनी पोजीशन को यूज करते हुए बी अपने बेटे से, जो अब एक मेजर हो चुका है, उससे एक बॉन्ड साइन करवाया। उस बॉन्ड में क्या लिखा था, ग्रेटर अमाउंट देन द सम ड्यू। जो सम उसने उसको माइनॉरिटी के टाइम दिया था उससे ज्यादा अमाउंट का बॉन्ड साइन करवा लिया उसने अपने बेटे से। ऑल राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, क्योंकि फादर वॉज इन अ डोमिनेटिंग पोजिशन over his son and he used his position by stating a greater amount than the actual amount advanced to the son and obtained unfair advantage over his son. This is what? This is undue influence.
सो इलस्ट्रेशन नंबर ए मैंने आपको समझा दिया कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस क्यों है। इलस्ट्रेशन नंबर बी पे आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर बी क्या बोलता है? इलस्ट्रेशन नंबर बी बोलता है अ मैन enfeebled by a disease और एज। ए एक पर्सन है जिसे कोई डिजीज है या फिर उसके एज की वजह से is induced by B's influence over him as his medical attendant। ऑलराइट, बी जो है वो उसका मेडिकल अटेंडेंट है, तो क्योंकि वो बेचारा बीमार है ए या फिर उसकी एज हो चुकी है, तो मेडिकल अटेंडेंट जो है वो क्या करता है, वो बोलता है कि इसको तो वैसे भी डिजीज़ है या फिर इसकी वैसे भी एज हो गई है, तो उसको वो मेंटली स्टेबल नहीं है। तो उस बात का फ़ायदा उठाते हुए बी क्या करता है, बी उसको अग्री कर देता है टू पे कि वो बी क्या करता है, बी उसको अग्री करवाता है खुद को पे करने के लिए एक अनरीजनेबल सम फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विसेज। अब ए जो है उसको कोई डिजीज है या फिर बहुत ज़्यादा एज है उसकी, तो उसकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है उतनी। बी उसका मेडिकल अटेंडेंट है, बी का काम क्या है, सिर्फ उसको मेडिसिन देना, और उसकी सैलरी एज पर हिज सर्विस, जो सर्विस वो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी सैलरी बनती है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अब बी उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है कि इसको तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहता है, ही इज़ नॉट मेंटली स्टेबल बिकॉज ऑफ हिज डिजीज़ और एज, तो बी उससे अग्री करा लेता है, साइन करा लेता है। किस चीज़ के लिए? बी उससे साइन करा लेता है एक ऐसे सम अमाउंट के लिए जो कि उसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है ही नहीं। 2000 रुपये पर मंथ की उसकी सर्विस है, वो उससे साइन करा लेता है 50,000 रुपीज़ पर मंथ का। दिस इज व्हाट? दिस इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके। ए बीइंग इन डेट टू बी, ए ने बी से कुछ पैसे उधार लिए थे। बी इज द मनी लेंडर ऑफ द विलेज, बी क्या है, उस गांव का मनी लेंडर है। कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रेश लोन ऑन टर्म्स विच अपियर टू बी अनकंसाइनेबल। अब ए जो है उसने ऑलरेडी बी से एक बार पैसे ले रखे हैं, अगेन वो बी के पास जाता है पैसे लेने के लिए, तो अब बी इस बार उसको ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे पैसे देता है जो अनकंसाइनेबल है, मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान इस टर्म्स पे कभी किसी से लोन लेगा ही नहीं। ऑलराइट, सो अब बी के ऊपर बर्डन आता है ये प्रूव करने का कि इधर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, कि ए ने अपनी मर्जी से इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री किया है, मेरे इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं किया है। ठीक है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे हम। ए अप्लाइज टू अ बैंकर फॉर लोन। उस टाइम पे ए एक बैंक में जाता है बैंक से लोन लेने के लिए। अब ये उस टाइम पे जाता है जब स्ट्रिंजेंसी चल रही है मनी मार्केट के अंदर। मनी मार्केट के अंदर काफ़ी लॉस चल रहा है, तो सारे के सारे बैंक्स काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते हैं उस टाइम पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कमा पाएँ लोन्स के ऊपर, क्योंकि उनको डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना होता है, तो वो लोन पे इसीलिए ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। ओके, तो बैंकर जो है वो उसको लोन देने से मना कर देता है, कहता है कि लोन तुम्हें सिर्फ एक ही कंडीशन पे मिलेगा, जो यूजुअल इंटरेस्ट है उससे बहुत हाई इंटरेस्ट पे लोन मिल सकता है। वो बोल देता है ठीक है दे दो। तो क्या ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है? नहीं, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम मार्केट में कंडीशन ही ऐसी चल रही है। इट इज नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर बैंकर हु इज charging high interest. It is because of the condition of the economy, every bank is doing the same thing. तो फिर ये undue influence नहीं है। ओके, तो यही चीज़ है। देखो यहाँ पे भी है तो कि उसने एक कुछ ऐसी चीज़ बोली है जो कि हो सकता है आपको लगे कि अनड्यू एडवांटेज है, बट यहाँ पे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को एनालाइज करना, एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग ही आप एक्ट करोगे। फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस में अब यहाँ पे मार्केट में ही स्ट्रिंजेंसी थी, तो इसमें बैंकर की क्या गलती है? तो इसीलिए भले ही आपको लग रहा हो कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, बट स्टिल इट इज़ नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस, इट इज़ नॉट अनड्यू इन्फ्लुएंस।
ऑलराइट, नोट्स में क्या लिखा है वो देख लेते हैं. Subsection 1 of section 16 defines undue influence as the use by one party of dominant position for obtaining unfair advantage over the other person. मैंने आपको बता दिया. सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, वो डिस्क्राइब करता है कि क्या होती है डोमिनेटिंग द विल ऑफ द अदर, उसका मतलब क्या होता है. ओके. सबसेक्शन 3 बोलता है, ये एक रिबटेबल प्रिजम्पशन रेज करता है कि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट किन्हीं ऐसी पार्टीज के बीच में हो रहा है जहां पे ट्रांजैक्शन अनकंजाइनेबल है, तो रिबटेबल प्रिजम्पशन है ये कि प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस था. अब इस बात को रिबट करने का, इस चीज को गलत प्रूफ करने का जो बर्डन है वो उस पे होगा जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है. ऑलराइट. Okay, next, a party to a transaction, even though consenting to it, may not give free consent because he is exposed to such influence from the other party to deprive him of the free use of his judgment. ऑलराइट, कि उसके इन्फ्लुएंस की वजह से वो अपनी खुद की विल ही नहीं एक्सरसाइज कर पाया, उसने उसकी विल को डोमिनेट किया है. इन सच केसेस द ट्रांजैक्शन विल बी सेट असाइड. ऐसे केसेस में ऐसे ट्रांजैक्शंस को सेट असाइड कर दिया जाता है. इफ द प्रॉपर्टी हैज पास्ड इक्विटी विल ऑर्डर रेस्टिट्यूशन, अगर ये प्रॉपर्टी पास की जाती है तो इक्विटी रेस्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया है, तो जो भी आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर उससे लिया है आपको वो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा. इफ नेसेसरी प्रॉपर्टी विल गो इनटू द हैंड्स ऑफ थर्ड पार्टी. अनड्यू इन्फ्लुएंस इज सेड टू बी अ सटल स्पीशी ऑफ फ्रॉड whereby mastery is obtained over the minds of the victim by insidious approach. अब एक केस है यूगनन वर्सेस बेस्ली. यूगनन वर्सेस बेस्ली के अंदर क्या बोला गया था कि दोनों चीजें फुलफिल होनी चाहिए तभी वो अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा. क्या क्या दोनों चीजें हैं? अब अनड्यू इन्फ्लुएंस सिर्फ तभी माना जाएगा जब एक पर्सन डोमिनेंट पोजीशन पे है ओवर द अदर, और सिर्फ डोमिनेंट पोजीशन पे होने से कुछ नहीं होता है, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, दैट ही यूज्ड हिज डोमिनेंट पोजीशन in order to obtain unfair advantage over the other. सिर्फ डोमिनेंट पोजीशन पे होने से कुछ नहीं होता है. अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो और आप उस डोमिनेंट पोजीशन को यूज कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन पे अनड्यू एडवांटेज उठाने के लिए. ओके, यही चीज यूगनन वर्सेस बेस्ली में भी बोली गई है, और यही चीज लाडली प्रसाद वर्सेस कमल डिस्टिलरी में भी बोली गई है, ये सेम चीज. ठीक है. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी applies to all variety of relation. Dominion may be exercised one person over the other. डिफेंडेंट हैव अ डोमिनेंट पोजीशन बट ऑल्सो ही मस्ट यूज इट. सिर्फ अगर आप किसी डोमिनेंट पोजीशन पे हो और आपने उसको यूज नहीं किया है अनड्यू एडवांटेज उठाने के लिए, तो वो अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा. आप किसी डोमिनेंट पोजीशन पे हो और आपने उस डोमिनेंट पोजीशन को यूज किया है अनड्यू एडवांटेज उठाने के लिए, तब वो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा. ओके. इसके बाद रिलेशनशिप, यहाँ पे रिलेशनशिप की बात हुई है. रिलेशनशिप को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि रिलेशनशिप क्या होता है. रिलेशनशिप, जो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप की बात हुई है,
It is not necessary that the parties should be related by blood, marriage, adoption, but ये relations एक दूसरे के towards होने चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए कि एक person superior position में है over the other. ये section उन सिर्फ केसेस तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है जिन केसेस में स्ट्रिक्टली एंड टेक्निकली फिड्यूशरी रिलेशनशिप होती है. ये उन सभी वैरायटी ऑफ रिलेशनशिप्स पे अप्लाई होता है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है ऑफ एक्सरसाइजिंग अनड्यू इन्फ्लुएंस फ्रॉम कॉन्फिडेंस क्रिएटेड और एस्टैब्लिश्ड इन विच डोमिनेंस में बी एक्सरसाइज्ड बाय वन पर्सन ओवर द अदर. ठीक है, तो ये है रिलेशनशिप का मतलब. अब देखते हैं अथॉरिटी का क्या मतलब है. डोमिनेंट अथॉरिटी वर्ड यूज हुआ है वहां पे, एपरेंट और रियल अथॉरिटी. तो ये अथॉरिटी क्या होती है? ये अथॉरिटी का मतलब है कि एक पर्सन ऐसी पोजीशन में है कि वो दूसरे पर्सन की विल को डोमिनेट कर सकता है. ओवर हुम द अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज. उस पर्सन के ऊपर आप अपनी अथॉरिटी जमा सकते हो, आप अपनी अथॉरिटी लगा सकते हो. ठीक है, अथॉरिटी एपरेंट होती है जब real authority does not exist but the person is able to approach the other with the show of authority, apparent authority. Okay, fiduciary relationship का क्या मतलब है? fiduciary relationship arises between the parties when one of them stands in a position of trust to the other in such a position that the latter mutually reposes confidence in him, a confidence such that an influence grows out of that confidence. The mere existence of fiduciary relation raises the presumption of undue influence. तो fiduciary relationship में आपको बता चुकी हूँ, relationship of trust and confidence, जो मैंने lawyer और client वाला आपको बताया था. Okay, mental capacity being affected का मतलब है जहाँ पे मेंटल कैपेसिटी इन्फ्लुएंस्ड या अफेक्टेड है एज, इलनेस, मेंटल बॉडीली डिस्ट्रेस की वजह से, तो प्रिज्यूम किया जाएगा कि दूसरे पार्टी की जो पोजीशन थी वो डोमिनेटिंग थी उस मेंटली इल पर्सन के ऊपर. ठीक है, mere depressed state of mind cannot raise a presumption of undue influence unless the opposite party has taken the opportunity of undue advantage or undue gain on that person. ठीक है, इसके बाद आएंगे inequality of bargaining power. inequality of bargaining power क्या होता है? inequality of bargaining power का मतलब है the pressure in case, ये जो है ये टर्म अनकंसाइनेबल से रिगार्डिंग है. Okay, the pressure in case of inequality of bargaining power is not a personal pressure or an undue influence, but this arises because the other party takes the advantage of the economic power. Okay, अब ये केस लॉ है सेंट्रल इनलैंड वाटर कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रोजोनाथ. सेंट्रल इनलैंड वाटर कॉर्पोरेशन वर्सेस ब्रोजोनाथ. In this case, the question arose before the court that under which head inequality of bargaining power could fall. It was considered that the contract involving inequality of bargaining power does not fall within the four corners of the definition of undue influence, as in section number 16. It was further considered that the contract is formed because of undue influence. It would result into a voidable contract. बट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है किसी ऐसे कंसिडरेशन पे जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा एज पर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. Therefore, the court held that the pressure resulting from inequality of bargaining power are very serious nature and opposed to public policy. It is held that such a contract would be void ab initio. ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी माना जाएगा, ये वॉइडेबल नहीं होगा, ये वॉइड हो जाएगा. ओके, ये केस लॉ मैं अभी आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि जब हम सेक्शन 23 पढ़ेंगे तभी हम ये सेम केस लॉ बहुत डेप्थ में पढ़ने वाले हैं. ओके, अंडर सबसेक्शन 3 द टर्म यूज्ड which indicates that the presumption is mandatory
This para does not lay down any rule of law but throws a burden of proving free consent on the party who, being in a dominant position, makes a bargain so much to his own advantage that it shocks the conscience. This lays down two conditions for raising the rebuttable presumption that person उस position में था to dominate the will of the other and the transaction appears to be unconsignable. ठीक है, तो इस केस में जो प्रिजम्पशन है जो अनड्यू इन्फ्लुएंस का वो रेज हो जाएगा और बर्डन ऑफ रिबटिंग दिस प्रिजम्पशन विल लाई ऑन द पर्सन हु इज इन द डोमिनेटिंग पोजीशन. ऑलराइट, तो ये मैंने आपको सेक्शन 16 कराया है अलोंग विद द एक्सप्लेनेशंस, अलोंग विद द एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस, सारी चीजें मैंने आपको समझाई है. दिस वाज सेक्शन 16 जो कि अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है. अब अनड्यू इन्फ्लुएंस के बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो कि है फ्रॉड. हमने यहां पे देखा था, मैंने आपको बताया था. अब अनड्यू इन्फ्लुएंस भी हमने कर लिया है, फ्री कंसेंट कब नहीं होगी. नेक्स्ट इज फ्रॉड, सेक्शन 17. अब हम फ्रॉड करेंगे. ओके ओके, so the next topic is fraud, section number 17. section number 17. तो जब भी कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन जब कभी भी कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की कंसेंट ऑब्टेन करता है फ्रॉड से, मतलब विद द इंटेंट टू डिसीव और टू डिफ्रॉड, उसे धोखा उसको धोखे में रख के, उसको धोखा दे के, कोई इंपॉर्टेंट बात उससे छुपा के, या कोई ऐसी बात है जो कि आपको पता है उसे गलत तरीके से पोर्ट्रे करके, इन शॉर्ट किसी को डिसीव करके, किसी को फ्रॉड करके, फ्रॉड्यूलेंट तरीके से किसी के साथ डिसीव करके, किसी को डिफ्रॉड करके, फ्रॉड करके अगर आप उसकी कंसेंट लेते हो तो उसे बोला जाता है कंसेंट ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, एंड इट इज नॉट अ वैलिड कंसेंट, इट इज नॉट अ फ्री कंसेंट. ठीक है, सेक्शन नंबर 17 एक बार रीड कर लेते हैं. उससे पहले चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि फ्रॉड क्या होता है. ए जो है वो बी को अपना लैंड सेल करना चाहता है. बी जो है वो नया नया आया है इस शहर में, उसको ज़्यादा पता नहीं है. ए का एक लैंड है जो ए को पता है इट इज़ अ वेस्ट लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड है वैसे, बट इट इज़ अ वेस्ट लैंड, अ बैरन लैंड, इनफर्टाइल लैंड. इस लैंड की कंडीशन ऐसी है कि इस पे कभी कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता है. ए बी को बोलता है कि मेरा जो लैंड है ना ये 100 kgs राइस इन अ मंथ इस पे ग्रो हो सकता है. इसकी जो सॉइल है वो इतनी फर्टाइल है कि आप 100 किलो चावल उगा सकते हो एक महीने के अंदर.
बी बोलता है अरे वाह ये तो बहुत प्रॉफिट है, तो बी बोलता है ओके आई विल परचेज योर लैंड। इस बात पे बेस होके बी अपनी कंसेंट देता है, पर क्या ये चीज सही है? नहीं, ये चीज फॉल्स है। और ये चीज फॉल्स है, इस चीज की नॉलेज ए को थी, तो ए की जो इंटेंशन थी वो क्या थी? टू डिसीव बी। ए बी को धोखे में रख के उसकी कंसेंट लेना चाहता था। कोई ऐसी चीज जो फॉल्स है, बी ए को पता है वो फॉल्स है, बट स्टिल वो बी को बोल रहा है और उसी चीज पे रिलाय करके बी ने अपनी कंसेंट दी है, तो वो क्या होगी? वो फ्री कंसेंट नहीं होगी। इट विल नॉट बी अ फ्री कंसेंट, इट विल नॉट बी अ फ्री कंसेंट। ठीक है, और यही होता है फ्रॉड। अब फ्रॉड बहुत तरीके के होते हैं, एक बार हम देखते हैं। ओके, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स any act committed by a party to a contract or with the connivance or by his agent with the intent to deceive another party thereto or his agent to induce him to enter into a contract। जब आप किसी पर्सन को फ्रॉड्यूलेंट तरीके से कंसेंट उसकी लेते हो, आपकी इंटेंशन है उसे धोखा देने की, उसे धोखे में रखने की, और ये करके आप उसकी कंसेंट ले रहे हो, तो ये बोला जाएगा कि उसकी कंसेंट फ्री नहीं है, आपने फ्रॉड यूज करके उससे उसकी कंसेंट ली है। ऑलराइट, अब ये किन किन तरीकों से किया जा सकता है? कब माना जाएगा कि आपकी इंटेंट टू डिसीव थी? फर्स्टली, जब कोई एक ऐसा फैक्ट आप किसी को सजेस्ट कर रहे हो जो फॉल्स है, जो सही नहीं है, और आपको पता है कि वो चीज सही नहीं है। जैसे ए ने किया, ए को पता था मेरा लैंड एकदम वेस्ट है, कोई भी उसको लेगा तो उसको कुछ नहीं हो सकता, उस पर कुछ भी नहीं हो सकता है, पूरे कीड़े लग चुके हैं उसमें। ठीक है, तो आपको पता है कि वो चीज़ फॉल्स है, बट स्टिल आप वो चीज़ स्टेट कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप उसकी एक्सेप्टेंस कंसेंट ले रहे हो, तो वो फ्रॉड होगा। कोई ऐसी कंसीलमेंट फैक्ट का जो आपको पता है कि वो एग्जिस्टिंग है, आप किसी से अगर कंसेंट लेना चाहते हो, आपको पता है कि इस चीज़ में डिफेक्ट है, लेकिन आप उसको बताते नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी ट्रक किसी को रेंट पे दे रहे हो, आपको पता है इस ट्रक के ब्रेक फेल हैं, बट आप ये बात छुपाते हो। आपको पता है कि अगर उसे ये बात पता लग गई तो वो आपका ट्रक कभी नहीं लेगा, बट स्टिल आपने वो बात छुपाई, पता होते हुए भी, जस्ट बिकॉज आप चाहते थे कि वो आपकी ट्रक ले ले, आप चाहते थे कि वो आपको कंसेंट दे दे, तो ये क्या होगा? ये उसके साथ फ्रॉड करना हुआ। ठीक है, A promise made without any intention of performing it। आप किसी से प्रॉमिस तो कर दे रहे हो, लेकिन उस प्रॉमिस को परफॉर्म करने का आपका कोई इंटेंशन नहीं है, आप सिर्फ उससे पैसे लेना चाह रहे हो या उससे कंसेंट लेना चाह रहे हो, आप उसको कुछ भी नहीं करके देना चाह रहे हो। ठीक है, ओके, मैंने आपको ये वाला बता दिया, ये भी बता दिया, ट्रक वाला एग्जाम्पल। थर्ड वाले का एग्जाम्पल कैसे होगा? प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। ए एक सिंगर है, उसने बी जो कि एक लाउंज ओनर है, उसका लाउंज है जहां पे लाइव म्यूजिक होता है, ए ने बोला बी को कि मैं नेक्स्ट वीक आपके लाउंज में लाइव सिंगिंग परफॉर्मेंस शो करूंगा, लेकिन मुझे एडवांस के तौर पे 20,000 रुपीज चाहिए। बी ने इस बात पे रिलाय किया और इसको 20,000 रुपए दे दिए, बट ये प्रॉमिस करते टाइम ए को पता था कि नेक्स्ट वीक ए जो है ही इज लीविंग दी सिटी, वो शहर ही छोड़ के जा रहा है, वो यहां होगा ही नहीं, वो हमेशा के लिए शहर छोड़ के जा रहा है। उसका इंटेंशन था कि उसको ये परफॉर्मेंस परफॉर्म नहीं करना है प्रॉमिस को, बट स्टिल उसने ये प्रॉमिस किया उसे बिना बताए, तो दिस इज व्हाट? दिस इज फ्रॉड। अ प्रॉमिस मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट।
एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आप किसी को धोखा देते हो और उस धोखे के अंदर आप उससे उसकी कंसेंट लेते हो, तो वो फ्रॉड होगा। एनी एक्ट और ओमिशन स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, और ऐसा कोई एक्ट जिसे स्पेशली फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया गया है, ये सारी चीजें फ्रॉड के अंदर आएंगी, ये सारी चीजें फ्रॉड के अंदर आएंगी। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एक्सप्लेनेशन में है कि क्या साइलेंस फ्रॉड हो सकता है। अब अगर मैं वो ट्रक वाले एग्जाम्पल की बात करूं, तो मैं किसी को अपनी ट्रक बेच रही हूँ, मुझे पता है कि इस ट्रक की दोनों हेडलाइट खराब है, मैं ये बात उसको बताती नहीं हूँ, मैं उस चीज़ के लिए साइलेंट हूँ। मैंने ये भी नहीं बोला नहीं नहीं इसकी तो दोनों हेडलाइट ठीक है, मैंने ये भी नहीं बोला और मैंने ये भी नहीं बोला कि नहीं नहीं दोनों हेडलाइट खराब है, मैंने कुछ नहीं बोला, आई वॉज साइलेंट। क्या मेरा साइलेंस फ्रॉड कहलाएगा? अब वो देखते हैं। Mere silence as to the facts likely to affect the willingness of the person to enter into a contract is not fraud। तो अगर मैं अपनी ट्रक के दोनों हेडलाइट्स के बारे में नहीं बता रही हूँ तो वो फ्रॉड नहीं है, एक्सेप्ट दो कंडीशंस हैं, अगर वो फुलफिल होती हैं तभी वो फ्रॉड होगा। फर्स्टली, या तो उसकी ड्यूटी थी टू स्पीक, वहां उसकी ड्यूटी बनती थी कि उसको वहां बोलना चाहिए था, उसकी ड्यूटी होते हुए वो नहीं बोला तो वो फ्रॉड होगा, तब उस केस में उसका साइलेंस भी फ्रॉड कहलाएगा। अदरवाइज अगर ड्यूटी टू स्पीक नहीं है तो साइलेंस फ्रॉड नहीं कहलाएगा। अगर मैं अपना ट्रक बेच रही हूँ, मुझे पता है उसके दोनों हेडलाइट खराब है, अगर मैंने सामने वाले पर्सन को बता दिया तो वो नहीं खरीदेगा। एज अ बिजनेसमैन अगर मैं सोच रही हूँ तो मैं सही सोच रही हूँ, अगर मैं वो चीज़ नहीं बताती हूँ तो वो फ्रॉड नहीं होगा। बट अगर कोई ऐसी सर्कमस्टेंस है जहाँ पे मेरी ड्यूटी बनती है, जैसे कि अगर उस ट्रक के ब्रेक्स फेल है, उसके ब्रेक्स फेल है और मुझे पता है कि ये पर्सन यहाँ से मेरी ट्रक को सीधा हिली एरियाज में लेके जाने वाला है, तो अगर ब्रेक्स नहीं होंगे, उसे ये बात नहीं बताई गई तो उसकी जान जा सकती है। यहाँ पे मेरी ड्यूटी बनती है टू स्पीक बट स्टिल आई रिमेन्ड साइलेंस, दिस विल अमाउंट टू फ्रॉड। ऑल राइट। या फिर साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, आपकी जो साइलेंस है वो आपके बोलने के बराबर है, तो सिर्फ इन दो केसेस में फ्रॉड होगा, साइलेंस जो है वो फ्रॉड होगा, अदरवाइज कभी भी साइलेंस जो होगा वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा। ऑल राइट। इसके इलस्ट्रेशंस देखते हैं, फिर हम आगे नोट्स में जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 1, A sells by auction to B a horse। A ने B को एक हॉर्स ऑक्शन किया है, जो A को पता है कि वो हॉर्स तो अनसाउंड माइंड का है। A उसके बारे में कुछ नहीं कहता है, A was silent on the about that। B A ने कुछ नहीं बोला, दिस इज नॉट फ्रॉड, क्योंकि अगर वो बी को बता देगा कि ये घोड़ा जो आप खरीदने जा रहे हो ये तो पागल है, तो क्या बी उस पागल घोड़े को खरीदेगा? कभी नहीं खरीदेगा। तो यहाँ पे ए की ड्यूटी नहीं बनती है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कोई ड्यूटी नहीं बनती है, बी की ड्यूटी बनती है जो चीज़ वो खरीद रहा है पहले उसके बारे में पता कर ले, उसके बारे में चेक कर ले। वो नहीं कर रहा है, ए कुछ नहीं बोल रहा है, तो इट इज़ नॉट फ्रॉड। ठीक है। बी हु इज एज डॉटर एंड वो अभी अभी 18 साल की हुई है, हेयर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट एज ड्यूटी टू टेल दैट द हॉर्स इज अनसाउंड। अब ये ऊपर हॉर्स वाला ही एग्जाम्पल है, अगर बी जो है वो फादर है, ए जो है वो बी की डॉटर है जो अभी अभी 18 साल की हुई है, तो क्योंकि वो डॉटर और फादर वाला रिलेशन है, यहाँ पे बीइंग अ फादर ए की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी बेटी जो कि बहुत छोटी है, अभी 18 साल की हुई है, उसे बताए कि बेटा ये घोड़ा अनसाउंड माइंड का है। यहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक है, अगर वो नहीं बोलता है तो वो फ्रॉड होगा। ओके। ए बी सेज टू ए, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound। अब घोड़ा लेते टाइम बी जो है वो ए को बोलता है, अगर तुमने इस घोड़े की साउंडनेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, इफ यू रिमेन्ड साइलेंस, तो तुम्हारी साइलेंस को मैं अज्यूम करूंगा कि ये घोड़ा साउंड माइंड का है।
यहाँ पे अगर वो साइलेंट रहता है तो इसकी साइलेंस स्पीच के इक्विवेलेंट होगी, क्योंकि ये बात पहले ही बोल दी गई है, तो वो फ्रॉड होगा। ठीक है, इक्विवेलेंट टू स्पीच। और लास्ट इलस्ट्रेशन क्या है? लास्ट इलस्ट्रेशन है कि A and B being traders, A और B कौन है? ट्रेडर्स हैं। दे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। A को एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कि प्राइसेस में चेंज होने वाला है, और अगर ये बात B को पता लग गई तो B अभी वो खरीदेगा ही नहीं। B बोलेगा ठीक है प्राइस चेंज होने वाले तो प्राइस गिरने दो, मैं तभी खरीदूंगा। ठीक है, तो A is not bound to inform. Being a trader, A is not bound to do his own loss. ठीक है, तो इसीलिए A is not bound to inform. A is not bound to inform. ये फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, इसके नोट्स देखते हैं। जनरली स्पीकिंग, फ्रॉड इज कमिटेड वेयर वन मैन causes another to act on a false belief by representation which he does not believe to be true. डेरी वर्सेस पीक में क्या बोला गया है? फ्रॉड इज एज अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड knowingly or without belief in its truth or recklessly, whether it be true or false. Indian Contract Act में we are concerned with the effect of fraud only as far as consent to the contract is proved by it. Therefore, we can say fraud is not fraud unless it defraud. A duty to speak is a legal duty and not simply a moral duty. In certain relations, a duty is presumed to exist, जैसे कि fiduciary relationships, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये अब्रीमेफाइड्स का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब्रीमेफाइड्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। In this, knowledge of material fact lies when one party alone, and hence उस पार्टी की ड्यूटी बनती है कि आप वो सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करो। क्यों? क्योंकि ये गुड फेथ का कॉन्ट्रैक्ट है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस का कॉन्ट्रैक्ट है। ऑल राइट, इन पर्सिवल वर्सेस राइट, it was held that the director of the company who had inside information that the value of the shares is likely to go up was under no duty। तो वही वाली बात, ट्रेडर वाला सेम चीज है ये। ठीक है, बट ये जो है श्री कृष्ण वर्सेस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, इसमें देखते हैं एक कैंडिडेट था जो यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा था। यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए क्या होता है, आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जामिनेशन फॉर्म, जहाँ पे अटेंडेंस का कॉलम होता है, आपको अपनी अटेंडेंस लिखनी होती है। अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है और आपने उसमें लिख दी अपनी शॉर्ट अटेंडेंस, तो आपको एग्जाम फॉर्म नहीं भरने दिया जाता है, आपको फाइनल एग्जाम नहीं देने दिया जा सकता है। तो इस कैंडिडेट को पता था कि उसके पास शॉर्टेज ऑफ अटेंडेंस है, बट उसने ये बात मेंशन नहीं की, डिस्क्लोज नहीं की। तो क्या ये फ्रॉड होगा? नो, दिस इज नॉट फ्रॉड, बिकॉज उसकी ड्यूटी नहीं बनती है। कोई अपने खुद के बारे में क्यों बोलेगा? दिस इज नॉट अ ड्यूटी टू स्पीक। हाँ, एक मॉरल ड्यूटी है कि आपको बताना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, बट कोई लीगल ड्यूटी नहीं है यहाँ पे टू स्पीक, बिकॉज वो अपना उसका खुद का लॉस है। तो यहाँ पे कोई ड्यूटी टू स्पीक नहीं है उसकी, इसीलिए ये फ्रॉड नहीं होगा। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक्स जो हमने कर लिए हैं सारे। आज हमने कंसेंट क्या होता है सेक्शन 13 के अंदर देखा, फिर हमने देखा फ्री कंसेंट क्या होता है सेक्शन नंबर 14, फिर हमने देखा कोअर्जन क्या होता है सेक्शन नंबर 15 में, फिर हमने देखा अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है सेक्शन नंबर 16 में, फिर हमने देखा फ्रॉड क्या होता है सेक्शन नंबर 17 में। और इन सब में हमने इनके सेक्शंस, नोट्स, एक्सप्लेनेशन, मेरे एग्जाम्पल्स, बेयर एक्ट के इलस्ट्रेशंस, सारी चीज़ें हमने देखी, केस लॉज, सारी चीज़ें हमने देखी। सो ये हमने किया है, लेकिन इसके बाद भी आपके फ्री कंसेंट के 2 टॉपिक बचते हैं, दैट इज मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक, जो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दिस जो आज किया है हमने, इट इज 7 स्टार, इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये।
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। तो आपको इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना है और उसके बाद ही नेक्स्ट लेक्चर पे आना है, ठीक है। आपको बेयर एक्ट में क्या क्या पढ़ना है, सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप पहले से ही सेक्शन 18, 19, 19A, 20, 21, 22 को सिर्फ एक बार ऐसे ऊपर ऊपर से रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे सेक्शंस को डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, अगर आप पहले ही उसको एक बार सिर्फ एक रीडिंग करके आएंगे तो, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको क्लास नोट्स करने हैं, जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है, और आपको MCQs करने हैं, इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम फ्री कंसेंट के आगे के टॉपिक्स के साथ। वील कंटिन्यू दिस टॉपिक, ऑल राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच।